हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के स्टैटिक जीके क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन एवरीडे मिलते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता था। तो मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता था, तो जो आपके बेगारी करते थे, जो निःशुल्क श्रम करते थे, उन्हीं को बेस्ट कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निःशुल्क श्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ऑप्शन अशोक, दशरथ, पुष्यमित्र शुंग, कुणाल। तो अश्वमेध यज्ञ जो कराया था किसने कराया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। अयोध्या अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि धन्यदेव के किसके धन्यदेव के अयोध्याभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के बारे में दो अश्वमेध यज्ञ के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि किसका अभिलेख है, किसमें वर्णन है, इसको भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके समकालीन थे, तो अभी हमने बताया कि पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश का शासक था, एक प्रतापी शासक था, तो उसी के समकालीन थे आपके पतंजलि जो कि योग दर्शन के हैं। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का संस्थापक आपका पुष्यमित्र शुंग था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि भूमिदान का प्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है। तो भूमिदान का उल्लेख किस राजवंश में सबसे पहले होता है, तो आपके सातवाहन वंश में। ध्यान रखना, सातवाहन वंश में भूमिदान का उल्लेख मिलेगा आपको सबसे पहले। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए। तो आप लोग बताइए कि शीशे के सिक्के किस राजवंश ने चलाए। तो शीशे के जो सिक्के चलाए थे वो सातवाहन वंश ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। तो सबसे पहले जो सोने का सिक्का चलाया था वो किसने चलाया था, तो इंडो ग्रीक ने चलाया था। तो ऑप्शन ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो सिक्का चलाया वो इंडो ग्रीक ने चलाया। सबसे शुद्ध सिक्का चलाया वो किसने चलाया, कुषाण ने चलाया। सबसे ज़्यादा किसने चलाया, तो वो गुप्त ने चलाया। तो आपको सारी बातें को ध्यान में रखना है एक साथ। नेक्स्ट है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो सेंट थॉमस भारत कब आया था, तो उसके बारे में है। तो किसके समय आया था, तो गोंडो फर्निसिस के समय आया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का शासक कौन था, संस्थापक। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। उसके बाद घटोत्कच आया। तो घटोत्कच के बाद आपका चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो ये थे आपके गुप्त वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस गुप्त वंश के शासक, तो गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी, जो कि एक गुप्त वंश का महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। तो कविराज किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो आपके समुद्रगुप्त, जिसकी प्रयाग प्रशस्ति है, हर्षेन ने लिखा है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता था, तो कविराज कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। रामगुप्त के बारे में सारी किताबों में आपको वर्णन नहीं मिलेगा। तो समुद्र के बाद किसी किसी बुक में रामगुप्त का वर्णन किया गया है। इसके बाद आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं।
फिर आपके कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो किसने मांगी थी? तो आपके समुद्रगुप्त से मांगी थी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, उनके शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चांदी के सिक्के किसके उपलक्ष्य में जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गुप्त कालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो गुप्त कालीन नवरत्न, जिसमें आपकी कालिदास, धन्वंतरी आदि नाम मिलेंगे, तो वो किसके शासनकाल में भारत में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में रहते थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, सही है आपका। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, सही है। भारत पर होड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, तो ये भी सही है। तो आपके सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है आपका कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था। तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ, जिसमें आपको पहले सतही मंदिर मिलेंगे, सपाट मंदिर फर्स्ट चरण में, फिर दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, फिर आपके पास शिखर का नंबर आएगा। तो ऐसे चरणों में मंदिर को देखा जा सकता है, किसमें? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट, तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, तो कौन सा है वो? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो अभी हमने बताया था कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए थे? तो आपके गुप्त काल में चलाए गए थे। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो आपके कन्नौज में थी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है आपका है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? अभी हमने बताया कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में, तो उसकी रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन अब, तो उसमें देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जलधारा और प्रकृति, तो कौन सी जलधारा किस प्रकृति है उसके बारे में पूछा गया है। तो लेब्राडोर ठंडी, अलगुहास गर्म, क्यूरोसियो गर्म, गल्फ स्ट्रीम ठंडी, तो कौन सी जलधारा किसकी है? तो लेब्राडोर आपकी ठंडी जलधारा है, सही है। क्यूरोसियो गर्म जलधारा है, सही है। अलगुहास गर्म जलधारा है, सही है, जो कि मोजाम्बिक के पास आपको देखने को मिलेगी। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो आपकी ठंडी जलधारा नहीं है, गर्म जलधारा है, क्योंकि आपको
फ्लोरिडा के पास, ये आपकी है 0 डिग्री। यहाँ से चलती है गल्फ स्ट्रीम, यहाँ उत्तरी अमेरिका में ये मुड़ने के बाद ऐसे ऐसे नॉर्वे में चली जाती है। तो ये आपकी गर्म है क्योंकि 0 डिग्री से उठ रही है, तो ये ठंडी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है जो वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी कहाँ पे है? तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। इतना बता देते हैं कि ये अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको कमेंट करना है। तो आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो आपके सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिखाई देगा तो आपका दिखाई देगा चंद्रमा का। हालांकि सूर्य और पृथ्वी इन सभी का भी ज्वार भाटा की उत्पत्ति में योगदान होता है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभाव होता है वो चंद्रमा का होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपको पता है अमरकंटक से निकलने वाली जो आपकी नर्मदा नदी है, जो कि अरब सागर में आके गिरती है, तो ये है जो भ्रंश घाटी से बहती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो आंसर नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? वो है आपका जल वाष्प। अस्थायी पूछा गया है तो आपका है आंसर ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो आशा करते हैं सभी को पता होगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, जो कि 79.8 आसपास कुछ है। तो इतना है जो वायुमंडल में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कौन सी? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। तो उत्तरदायी है पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। तो उत्तरदायी कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उत्तरदायी है पूछा गया है, ना कि नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस में अधिक होता है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है किसमें? तो आपके दैनिक मौसम में। तो समताप मंडल में, जिसको आपके स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत आपके किस मंडल में स्थित है उसके बारे में है। तो ओजोन परत आपके स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। तो है वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी किस परिणाम की सूचक है? तो वायुमंडल में जो अचानक कमी आ जाती है तो किसकी है? तो स्वच्छ मौसम की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो वायुदाब में ये आपका है वायुदाब, ये मानिए आपका वायुदाब है। तो ये आपका लेवल है। तो इसमें अचानक डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होता है। तो इंक्रीमेंट में आपके तूफान टाइप का आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? तो अच्छे मौसम का सूचक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है कि वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपके बैरोमीटर से। दूध की शुद्धता आपके लैक्टोमीटर से माना जाता है। हाइग्रोमीटर से तो आर्द्रता मापी जाती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है साथ साथ। नेक्स्ट है
डोल्ड्रम पेटी जिसे शांत पेटी कहा जाता है का विस्तार कहाँ से है, कहाँ पाया जाता है? तो डोल्ड्रम की जो पेटी होती है उसका 0 से 5 उत्तरी एवं दक्षिणी, तो ये आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री। तो ये आपकी 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 5 उत्तर 5 दक्षिण में ये आपकी जो पेटी होती है इसको कहते हैं डोल्ड्रम पेटी या शांत पेटी। तो आपको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से यहाँ क्लोरोसिस फोर्स नहीं लगता है, तो इस एरिया में आपको शांत क्षेत्र दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी पौने जो है वो सीधी हो जाती है, मतलब मुड़ती नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे चलती दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आपको चक्रवात भी दिखाई दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये है डोल्ड्रम पेटी 0 से 5 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी दिशा अक्षांश में। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है चीकता साठा पौने कहाँ प्रभावित होती हैं? तो जो चीकता साठा पौने हैं वो हैं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, उसे कहते हैं चीकता साठा। और आपका 50, तो इसको भी आपको ध्यान रखना, तो ये दक्षिणी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है? तो आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है, तो वो उसकी बहने वाली कौन सी पौने? शुष्क पौने, गर्म पौने, तो उसको क्या कहा जाता है? तो फान कहा जाता है। चिनूक भी आपकी गर्म पौने हैं जो कि उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुलेमित नहीं है? मिस्ट्रल, यामो, सिरोको, खमसिन, तो कौन सा सुलेमित नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका जो सिरोमो है, सिरोको, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी है जो वो है आपका गलत, और सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रति चक्रवात की विशेषता है। तो प्रति चक्रवात की विशेषता जो है वो है स्वच्छ आकाश, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो प्रति चक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आकाश, तो आपके ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होती है? तो सबसे अधिक जो विनाशकारी होती है वो टार्नेडो होती है, जो कि भयानक तूफान लेकर आती है। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है वो कहती है टार्नेडो। तड़ित झंझा जो आपकी बिजली चमकती है जिसको तड़ित झंझा कहते हैं। टाइफून आपके फिलीपींस चीन के पास आती है चक्रवात, उसको टाइफून कहा जाता है। और आपके उत्तरी अमेरिका के पास जो आते हैं उसे हरिकेन कहा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? तो आपके विभिन्न प्रकार के बादल होते हैं, तो उसी में से पूछा गया है किससे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो वर्षा स्तरीय जो मेघ होते हैं न्यूमोक्लमस, तो वर्षा स्तरीय जो मेघ होते हैं उससे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो संसार की जो अधिकतम वर्षाएं होती हैं वो किस रूप में होती हैं? तो पर्वतकृत होती हैं। हमारे भारत में भी पर्वतकृत ही वर्षा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो पर्वतों से टकरा के फिर संघनित होकर बादल बनते हैं, फिर आके बारिश होती है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता है आपके? तो ये है एकल नागरिकता, चाहे वो राज्य के हों या केंद्र के, आपको एक ही नागरिकता है, आप भारत के नागरिक हैं बस। अमेरिका में वहीं राज्य की अलग नागरिकता है, केंद्र की अलग है, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आप जन्म से कर सकते हैं, वंशानुगत से कर सकते हैं, देशीकरण से करते हैं, तो किसी भी तरीके से भारत की नागरिकता को आप प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता का प्रत्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, तो सभी प्रकार से नागरिकता को छीना जा सकता है, तो आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो अधिवास, पंजीकरण, वंशानुगत, ये सभी हैं। संपत्ति स्वामित्व से आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी है,
जो सही होगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो वर्तमान में जो भारत में है वो कितना है आपके, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस ऑप्शन में 7 दिया है तो वो गलत है, तो 8 है, आपको ध्यान में रखना है। तो 28 और 8 है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन है। तो मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय नागरिक को वर्तमान में कितने हैं, तो आपके 6 हैं। 7वां आपका मूल अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है, तो उसको 300 आर्टिकल 300 का में रखा गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसके पास, किसी से प्राप्त है। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो आपके संसद को मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो परिवर्तित कराना है तो उसको तो आपके उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस में निहित है, तो अनुच्छेद 19(1) में निहित है, तो आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 19 सब आर्टिकल 1 में है। नेक्स्ट है आपका संपत्ति के अधिकार को। अभी हमने बताया कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार दिया गया, मूल अधिकार से हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। तो बेरोजगारी के आंकड़े जो तैयार करता है वो भारतीय नमूना सर्वेक्षण संघ, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी किस में पाई जाती है। तो भारत में जो बेरोजगारी है वो पाई जाती है कौन सी, तो संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी नहीं, ऐच्छिक बेरोजगारी इच्छा के अनुसार। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। तो किसके सूत्र का प्रयोग करता है, तो DT लकड़ावाला, तो आपको ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है। तो रोजगार जो उत्पन्न करने की सबसे ज़्यादा है वो है निर्माण क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र वो कृषि का है, लेकिन उसमें रोजगार उतना नहीं है जितना निर्माण में है, तो आंसर नंबर बी होगा सही। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।